हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं, हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। अपनी तकदीर में जो लिखा है, अपनी तकदीर में जो लिखा है वो ज़रूर अदा होता है। नाज़रीन आदाब, आपका हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है रूबरू इस्तकबाल है। नाज़रीन, अगर दुनिया की तारीख पढ़ ली जाए, कौम की तरक्की, कौम की खुशहाली, कौम की पजीराई का जब भी टाइम आता है, नौजवानों का किरदार अहम होता है। हमारे प्रोग्राम में आज हमारा यूथ और कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शामिल है ताकि हम इनके जज्बात को जान सकें। चलिए नाज़रीन, वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। मेरा पहला सवाल है, मकामी डीडीसी इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये कई सालों में पहला मौका है जब तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। आपके क्या ख्यालात है? एक खुशाइंद कदम है। हमारी कंट्री जिसको एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का दर्जा है वर्ल्ड में, डेमोक्रेसी की पहली निशानी यही होती है कि लोगों से मैंडेट लिया जाए, लोगों की राय देखी जाए और लोगों के नुमाइंदे चुने जाए। इस बारे में आज जो जीडीसी के इलेक्शंस इस यूटी जेके में हो रहे हैं, पहली बार हो रहे हैं और इसमें तमाम पार्टियां जो हिस्सा ले रही हैं, मेरे हिसाब से मेरा मानना यही है कि ये एक खुशाइंद कदम है। इसको हमें वेलकम करना चाहिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपील लोगों को करेंगे कि वो इसमें शिरकत करें। मैं इसका बिल्कुल वेलकम करता हूं जो ये डीडीसी इलेक्शन हुए हैं, इसमें जो अमेंडमेंट गवर्नर साहब ने लाया है इसका हम वेलकम करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये बहुत जल्द हुआ है। डीडीसी इलेक्शन में टाइम मिलना चाहिए था कुछ, मुझे पता नहीं इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, लेकिन कुछ ना कुछ तो था, इसीलिए जल्दी हुआ है इलेक्शन। लेकिन क्योंकि यहाँ कश्मीर में सर्दियाँ अब आने वाली हैं, तो सर्दियों में और कोरोना वायरस भी है, कोरोना वायरस की वजह से या सर्दियों की वजह से इसको थोड़ा बहुत और टाइम मिलना चाहिए, अप्रैल या मई में होना चाहिए, ये मेरी राय है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो ग्रास रूट से आए। आज तक हम यहाँ पे देखते थे कि एमएलए का चुनाव होता था, खाली हमने कभी सरपंच पंच नहीं देखे, हमने कभी ये डीडीसी वाला इलेक्शन नहीं देखा। आज के टाइम में कुछ नया हो रहा है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और अगर आपके पंच चुने जाते हैं, आपके सरपंच चुने जाते हैं, आपका डीडीसी मेंबर चुना जाता है, तो जो काम है आपके इलाके की वो ज़्यादा हो सकते हैं। एक एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी वो बहुत बड़ी होती थी, काफ़ी इलाके निगलेक्ट होते थे। तो इससे मुझे उम्मीद है कि अगर अच्छे लोग और ख़ासकर नौजवान आगे आएँ तो हमारी डेवलपमेंट में इजाफा होगा और यहाँ की जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो हल हो सकती है। डीडीसी इलेक्शन से आपके क्या तवक्कुआत वापसदा है? पहले तो इस बात में जो बोला गया कि डीडीसी इलेक्शन जो हो रहे हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ये एक अच्छी बात है। एज सब लोगों को अपनी राय जाहिर करने का मौका मिलता है, सो दस नो टू, उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन जहाँ तक ये पर्टिकुलरली डीडीसी इलेक्शंस और उसके जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बारे में ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जब से यहाँ पे गवर्नर रूल है हमारे यहाँ पे स्टेट में, तब से तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू हुआ था हमारा, जो कि बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ था 1, 2 और 3। उसके बाद एक नया उसमें इनोवेशन हो गया, माई टाउन माई प्राइड, या सिटीज़ को लेके भी प्रोग्राम्स हुए। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स को मुझे देखने का या अटेंड करने का मौका मिला, और उसमें लोकल लेवल्स पे जितने भी हमारे इश्यूज़ रहे हैं, किसी भी लेवल पे, पॉलिटिकल तो मैं बात करूंगा नहीं, क्योंकि डीडी इलेक्शंस किसी भी तौर पे किसी भी कम्युनिटी का पॉलिटिकल डिस्कोर्स तय नहीं कर सकते हैं। दे आर प्राइमरीली एंड पर्टिकुलरली विद रेस्पेक्ट टू द लोकल डेवलपमेंटल इश्यूज़। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उन बैक टू विलेज प्रोग्राम्स में या अभी हमारे यहाँ रिसेंटली हुआ माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम में कोई ऐसा लोकल डेवलपमेंटल इशू रहा है जिसको हमने टच नहीं किया हुआ। और मैं अभी इस बात को रिटेरेट कर रहा हूँ कि जितने भी उसमें प्रोग्राम्स हुए हैं, सब प्रोग्राम्स का मैं हिस्सा रहा हूँ या उनको अटेंड कर लिया गया। तो और जहाँ तक वो बात है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमने वो सारे प्रोग्राम्स किए हैं उसमें जो हमने इश्यूज़ हाईलाइट किए हुए थे और उसके रिलेटेड कितना रिड्रेसल हुआ है। अगर वो रिड्रेसल
ہوا نہیں ہوا اس کو لے کے اگر ہم اس کے کمپیریزن میں کھڑا کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے کوئی بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہونے والا. یہ ایک ڈائریکٹو پرنسپل ہے ہمارے چیپٹر 9 میں کانسٹیٹیوشن میں. یہ مینڈیٹری ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ کسی بھی جگہ کسی بھی اسٹیٹ میں ایوری 5 ایئرس وہ ایک اپنا لوکل باڈیز کا الیکشن کریں. یہ تو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے. لیکن جہاں تک آپ مجھے پوچھو گے ایز این انڈیویجول, مجھے نہیں, کچھ لوگوں کو میری رائے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ مجھے ایک انڈیویجول پوچھو گے, جو میں نے ایشوز آج سے 2 سال سے آج میں ہائی لائٹ کرتے چلا آ رہا ہوں, اگر جب میں اس کے اوپر ایویلویٹ کر رہا ہوں کہ اس کے ریٹ آف ایفیکیسی کیا ہے, کس ایفیشنسی کے ساتھ ایڈمنسٹریشن نے یا اسٹیٹ نے ان ایشوز کو ڈیل کیا ہے, تو اگر میں اس کو دیکھوں اور اس کو ایک فرام 0 to 10 اسکیل پہ اس کو میں کیا بولتے ہیں اس کو کیٹیگرائز کروں, تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے ہارڈلی 3 out of 10 میں اس کو مارک کرتا ہوں. یہ جو DDC الیکشن ہو رہے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے, ہمیں اچھا لگا یہ الیکشن ہوئے, مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو مطلب الیکشن کو لے کے آگے اچھی طرح سے بڑھے اور ہمارے مفاد میں آگے بڑھتے جائیں. DDCوں کے لیے ایک ایج لمٹ ہونا چاہیے تھا اور تھوڑا ٹائم لوگوں کے پاس ہونا چاہیے تھا کہ DDC کا مطلب کیا ہے, از اٹ اے کاؤنسل اور سم تھنگ ایلس, اور یہ نان پولیٹیکل بیس پہ ہونا, نان پارٹی بیس پہ ہونا چاہیے تھا, انڈیپینڈنٹ بیس پہ ہونا, تاکہ لوگ آ کے زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے. اور ابھی بھی جتنے بھی ہمارے پاس کینڈیڈیٹس ہیں, اگر آپ دیکھنا چاہیں ان کو ابھی بھی نہیں پتہ DDC کا مطلب کیا ہے. اگر ہم DDCs کی بات کریں تو وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکتے جیت کے, مگر DDCوں کو کامیاب کرنے کے لیے یا یہ سٹیپ آگے لانے کے لیے یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے, اس چیز کے لیے گورنمنٹ کو پہلے لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے تھا DDC کا مطلب کیا ہے, DDC کس چیز کے لیے ہے اور DDC کے پارٹیسپیشن کے لیے کیا ضروری ہے. DDC کے بارے میں لوگوں کی جانکاری جہاں تک ہے, خیر اس کی جانکاری کو ایڈ کرنے کے لیے میں اتنا بتاؤں ضرور کہ پنچایتی راج میں جو ہمارے اس UT میں ہو رہا ہے, اس میں 3 ٹائر ہوتے ہیں. ایک تو بیسک ٹائر ہے جس میں پنچ اور سرپنچوں کے الیکشنز ہو گئے, اور دوسرا ٹائر اس کا تھا BDC بلاک ڈیولپمنٹ کونسلز, وہ بھی ہو گیا. تیسرا ٹائر باقی تھا جس کو ہم ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کہتے ہیں, DDC ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل. یہ 3rd ٹائر ہے پنچایتی راج میں. اس میں نمائندے چنے جاتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ سے 14 نمائندے چنے جائیں گے جو اس کے کانسٹیچوئنسی سے وہ ووٹ ڈالیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ کو 14 کانسٹیچوئنسی میں بانٹا گیا اور ہر کانسٹیچوئنسی سے ایک نمائندہ براہ راست لوگوں کے ووٹ سے چنے جائیں گے. تو اس طرح سے یہ پنچایتی راج جو ہے اس کا مکمل سٹرکچر ہو جائے گا جب DDC بن جائے گی. اور DDC میں جو 14 ممبر ہوں گے ان کا ایک چیئرمین بنے گا ان کے ووٹ سے, جو چیئرمین آف دا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل ہوگا. ان کے ساتھ میں دوسری ایک کونسل ہوگی اسی ڈسٹرکٹ میں جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹ پلاننگ کمیٹی. اس پلاننگ کمیٹی کا ایک چیئرمین ہوگا جو راجیہ سبھا یا لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ ہوگا, وہ اس کا چیئرمین رہے گا. اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر اس کا ممبر سیکرٹری ہوگا. اور اس کے علاوہ جو بھی وہاں پلاننگ ڈپارٹمنٹ یا اور سسٹر الائڈ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں اس میں وہ ان کے نمائندے ایکس آفیشیو سیکرٹری کام کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پلاننگ کمیٹی میں رہے گی. اور جو یہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین بنے گا, ہی ول بی ممبر آف دیٹ کمیٹی آلسو. تو یہ بلاک لیول کی جو بھی کامیں ہیں, پنچایت لیول کی جو بھی کامیں ہیں, اور ڈسٹرکٹ میں جو اوور آل جو کوآرڈینیٹ کر کے جو ڈسٹرکٹ پلان بنے گا اس کی اپروول پلاننگ کمیٹی میں, اس کو الوکیشن آف فنڈس اس کی کمیٹی سے اس کو ملے گا. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ جو انہوں نے بنایا ہے اس کو میں ایگزامپل میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہماری سرکاریں جو بھی رہی, ایک MLA کے اندر زیادہ پاور ہوتی تھی, جس کو ایک اسکول کے مانیٹر, ایک کلاس کا جو مانیٹر ہوتا ہے اس کو 4 سیکشن اگر دے دیے جائیں ایک ہی کلاس کے تو وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتا ہے, جو یہاں پر کشمیر میں آج تک نہیں ہوا ہے. جو انہوں نے DDC کے جو الیکشن یہ کرے ہیں, اس سے ایک کلاس کو ایک مانیٹر مل پائے گا. اور مجھے امید ہے, اپنی جگہ بول رہی ہوں میں, کہ مجھے امید ہے کہ ایک کلاس کو ایک بچہ ایک مانیٹر اچھے طریقے سے ہینڈل کر پائے گا. ابھی میم بول رہی تھی کہ ایک کلاس کو ایک مانیٹر ملے گا, رائٹ, بٹ میم جیسے ہم لوگ دیکھیں گے کہ جن کو مینڈیٹ ملا ہے, جو DDC الیکشنز میں ابھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے,
मतलब वो बात नहीं कर पा रहे। हम लोग कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है, तो सामने वो क्या बात करेंगे? आई मीन आई डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ अच्छा होगा। जैसे बाकी इलेक्शंस हो रहे थे, जैसे सब कुछ आगे चल रहा था, मुझे लगता है कि डीडीसी जो इलेक्शंस हो रहे हैं अभी वैसे ही रहेगा। अनलेस कि अगर हम लोग देखें कि अगर उनकी हम लोग ऐसे करते कि जैसे हम लोग बोलते कि एमबीबीएस के लिए नीट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तो सेम वे एक ऐसा एग्ज़ाम होना चाहिए था जहाँ पे इनको पता होता कि हम लोग अगर डीडीसी इलेक्शन में जा रहे हैं, किसी भी इलेक्शन में जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं और हम लोगों को आगे क्या करना है। बट जिनको बात नहीं करनी आ रही है, जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ अच्छा होगा। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आने चाहिए। हमको पहले डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि उसमें हर एक इंसान को फ्रीडम मिलता है कि वो आगे आए, चाहे वो क्वालिफाइड हो या नहीं पढ़ा लिखा हो। लेकिन हमको हमेशा गवर्नमेंट पे या बाकी चीज़ों पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ हमारे एरिया में क्वालिफाइड लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। अगर वो आगे आएंगे, उनको लोगों को समझाना चाहिए कि उनकी वोट की ताकत क्या है। जब तक हम पूरा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी प्रोसेस में, आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को बात नहीं करनी आती है, ठीक है, तो वो भी अपने बात से लोगों के पास जा रहे हैं। अगर उसके मुकाबले में बाकी लोग आगे आएंगे, आप जैसे लोग आगे आएंगे जो अपनी बात मुकम्मल तौर कह सके लोगों को और समझा सके कि हम क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम क्या करेंगे डीडीसी मेंबर बन के, तो हमको उन लोगों को वोट देना चाहिए। अगर हमारे यहाँ 8 मेंबर खड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात मुदस्सिर साहब ने कही थी एज लिमिट वगैरह, देखिए हम मेजॉरिटी है आज जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, 55 to 60% शायद पॉपुलेशन है। हम नौजवानों को आगे आना चाहिए। हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हम क्यों नहीं अपनी बात बोल सकते हैं लोगों को? हम क्यों नहीं अपने लोगों के काम कर सकते हैं? तो हमें ये समझना चाहिए कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है और वोट डालना क्यों ज़रूरी है। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो खाली टीवी वगैरह पे बात करते हैं और दुकानों पे बात करते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है वो वोट नहीं डालते हैं, लेकिन कहते हैं वो कैंडिडेट अच्छा है, वो जीतना चाहिए। जब तक वो वोट नहीं डालेंगे तब तक अच्छा कैंडिडेट नहीं आएगा। और दूसरी बात जो मुदस्सिर साहब ने कही कि पार्टीज़ को नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए था, ये इंडिपेंडेंस के लिए होना चाहिए था, फिर फेयर चांस की तो बात ही नहीं होती है। जो कैंडिडेट अच्छा होगा, जो मेहनत करेगा, वही जीतेगा। और ख़ासकर हम नौजवानों को इस बारी आगे आना चाहिए, हमको खुद पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। हमको कौन रोक रहा है? अगर उसके लिए स्पेस है जिसको बात नहीं करनी आती है, तो हमारे लिए भी स्पेस है जिनको बात करनी आती है, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? एक्चुअली ये जो डीडीसी इलेक्शन है, ये तो जो इसमें ये तरमीम लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया, ये तो हमारे लिए बिल्कुल खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि ये ग्रास रूट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स में ये होगा कि हमें जो ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट चाहिए, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव हमें मिलता है एट ग्रास रूट लेवल पे, ताकि हम अपनी बात को यहाँ जो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो होता है, ये डिसेंट्रलाइज होता है, डिवाइड होता है, तो ऐसे डीडीसी मेंबर को थोड़ा कुछ ही गांव देखने पड़ते हैं, तो ज़्यादा डेवलपमेंट होने का चांसेस होता है। वो तवसीर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बोली है। अगर आप नौजवान जो यंग एनर्जेटिक एजुकेटेड क्वालिफाइड नौजवान को आप इस डीडीसी इलेक्शन में अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए तैयार है, तो वो नौजवान जो एजुकेटेड नौजवान है, जो एजुकेटेड नौजवान है, इंटेलेक्चुअल नौजवान है, स्कॉलर है, उसको बाहर निकलना चाहिए, इस वक्त वोट डालना चाहिए, उसको वोट डालना चाहिए जो उसको एजुकेटेड लगता है, जो वो लगता है कि ये हमारी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। मेरी एक ज़ाती राय है कि हर एक मसले के लिए एक कंडीसिव माहौल का होना ज़रूरी होता है। हर एक अच्छे इंसान को आगे आने के लिए कंडीसिव माहौल की ज़रूरत होती है। जहाँ तक मेरी एक ज़ाती राय है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। इस अनसर्टेनिटी के माहौल में ये चीज़ें जब सामने आती है ना, तो इंसान तजब्जुब का शिकार रहता है, इज़्तिरारी हालत में रहता है। मेरी एक दो शिकायतें इस मामले में यह रहेंगी ज़ाती तौर पर सरकार से। इसकी जो टाइमिंग, इसका ये बहुत वेलकम स्टेप है कि ग्रास रूट लेवल पे गाँवों में हर एक के हाथ में अपनी हुकूमत आ जाए, अपने गाँवों की डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन जो टाइमिंग इसकी हुई, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो हम रोज बरोज खो रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर है,
वो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारी यूथ है, जो पिछले 1 साल से लगातार घरों में बैठी हुई ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। और अब फॉर्चुनेटली अक्टूबर नवंबर में हमारे बच्चे अब स्कूलों का रुख करने लगे थे, अब एग्जाम्स आ रहे थे, अब हमारे बच्चे इस डिप्रेशन से, इस लॉकडाउन के माहौल से, इस वायरस के इस माहौल से बाहर आने लगे थे, अब स्कूल का रुख करने लगे थे। तो इसी असना में, इसी माहौल में गवर्नमेंट ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी। आपको ये जानकर देखकर बड़ी हैरानगी होगी कि एक साइड में एग्जामिनेशन सेंटर है, दूसरे रूम में पोलिंग स्टेशन है। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ बैलेंस है। हम पंचायत इलेक्शन के हित में है, ये ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए, हमारे पंचेस को एम्पावर करना चाहिए, हमारे डीडीसीज को फुली एम्पावर करना चाहिए, और उनसे हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि वो न्यूट्रल रहें। कल कोई चुना गया, डीडीसी चेयरमैन चुना गया, तो अब किसी स्पेसिफिक बंदे का होगा, किसी स्पेसिफिक एजेंसी से होगा, किसी स्पेसिफिक पार्टी का होगा। अगर वही उस नहजे में वो भी काम करेगा जैसे हमारे साहब का एमएलए साहिबान कर रहे थे कि ये मेरा बंदा है, मेरा वोटर है, तो इसका काम हो जाएगा। तो उस मामले हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अच्छे लोग आए, हाईली क्वालिफाइड लोग आए, लोग उन्हीं को चुने, और उनसे ये तवक्कात है कि वो न्यूट्रली अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सब लोगों को लेकर, चाहे उसको वोट डाला किसी ने या न डाला होगा, सबको लेकर अपने इलाके की डेवलपमेंट में अपना एक कलीदी रोल, उसमें कोई भी दकी का फरोग गुजाश्त न करें। ये कुछ गुजारिशात थी, इसमें कोई इख्तलाफ भी कर सकता है, ये मेरी ज़ाती राय है। डीडीसी इलेक्शन से लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेरे इस भाई ने बैक टू विलेज के बारे में या पावर के बारे में बात की, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको पेश करूं। जिस वक्त सरपंच इलेक्शन हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा इनको एम्पावर किया जाए, बाद में बीडीसी, बाद में डीडीसी। अब जब बीडीसी बने तो बीडीसी बनाएंगे डीडीसी, तो नई अमेंडमेंट आई है इसमें, नहीं हम डिस्ट्रिक्ट में 14 अफराद को बनाएंगे डीडीसी मेंबर के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ, पहला हुआ, तो लोगों में खुशी के लहर बढ़ गई कि आज हुकूमत गांव में आने लगी। लेकिन जब इसके बाद 6 महीने के बाद दूसरी हुई तो लोगों ने कम शमूलियत की। बाद में 10-10 लाख रुपए छोड़े हैं हर हलके में गवर्नमेंट ने। मगर सवाल पैदा ये होता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वहां 10 लाख रुपए क्या करेंगे? तो 25 लाख दिए हैं, बीडीसी को ऐलान किया है, तकरीबन 2 महीने हो गए, तो कहां है? जमीन लेवल पे नहीं है। इसलिए हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं है। कौन मेंबर आया, मेहनत करेंगे, वो कामयाब होंगे तो ठीक ही होगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनेगा, ये थिएटर सिस्टम, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जमीनी लेवल पे जब हम बैक टू विलेज के बारे में कहेंगे तो पीडीडी की बात करें, पीएचई की बात करें, क्या वो हमारे कहने पे करते हैं या नहीं? क्या उनके पैसे हमारे सिग्नेचर से निकलते हैं या नहीं? वो बात ही नहीं है। क्योंकि मेरी राय है, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अपने महकमों को ट्रेनिंग देनी होती है। ये पंचायती राज एक्ट 1999 क्या होता है, ये क्या चीज है? जब उनको पता ही नहीं है तो बनाने से क्या होता है? वार्ड मेंबर बनाएंगे, सरपंच बनाएंगे, डीडीसी बनाएंगे, लेकिन आम जो जम्मू कश्मीर के आम जो डिपार्टमेंट्स है उनको पता नहीं है। मेरा सवाल है, क्या तमाम सियासी जमातें आइंदा डीडीसी इलेक्शन में मस्बत किरदार अदा कर रही है? जहाँ तक डीडीसी इंतखाबात का जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो गवर्नर साहब ने एक अच्छा डिसीजन लिया, तो इस डिसीजन के पीछे एक ही मुद्दा मकसद था, वो था कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो यहाँ पे बैठी हुई थी कश्मीर में कई सालों से, मुझे लगता है, जो बीच में एक एब्रोगेशन भी हुआ था, जिस एब्रोगेशन की वजह से जो यहाँ पे कश्मीर के हालात थे, यहाँ स्ट्राइक हुआ था, हड़तालें हुई थी, बाकी चीज़ें हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, उसकी वजह से ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो थी ये कई सालों, कई दिनों से, कई महीनों से बैठी हुई थी।
تو یہ جو اناؤنسمنٹ ہوا DDC الیکشنز کا, اس سے یہ پولیٹیکل پروسیس سٹارٹ ہوا. تو یہ پولیٹیکل پروسیس سٹارٹ ہوا تو اس میں اب لوگ بڑا چڑھا کے حصہ لیتے ہیں, کمپیننگ کرتے ہیں. تو بہت سارا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پولیٹیکل پروسیس سٹارٹ ہو رہا ہے اس سے یہ امن کا پیغام آ رہا ہے آگے. ان کا اس عمل میں آنا ہی ایک خوش آئند بات ہے, بیکاز ابھی تک وہ بائیکاٹ کی راہ پر تھے, اب ایسا نہیں ہے. اب وہ جو مین سٹریم ہے اس میں پھر سے ری انٹر ہو رہے ہیں. یہ ڈپلومیٹک لیول پہ انڈیا کو ایک میسیج, ان کے حق میں ایک میسیج جائے گا, جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ایبریگیشن کے بعد یہ سوچ رہی تھی کہ کشمیری لوگ ناراض ہے, اب ایک میسیج تھوڑا سا جائے گا کہ کشمیری لوگ ابھی بھی ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے, الیکٹورل سسٹم جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ ملک سے ناخوش نہیں ہے. ایک کلیئر میسیج آئے گا. اب پولیٹیکل پارٹیز کا کنٹینٹ الیکشن کے دوران رہتا کیا ہے وہ میرے خیال سے زیادہ میٹر نہیں کرے گا. مختلف پارٹیز کے پاس مختلف مدعے ہیں, مختلف ناراضگیاں ہیں, مختلف ان کے مسائل ہے, تو اکارڈنگلی وہ جینون بھی ہے کافی حد تک, اکارڈنگلی وہ ان کو ہائی لائٹ کر کے میرے خیال سے اچھا کر رہے ہیں. اینڈ اٹس ڈیوٹی آف دی گورنمنٹ کہ وہ ان مدعوں کے اوپر سوچیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں, اور جو لوگ ناراض ہے ناراض لوگوں کو بھی وہ منانے کی کوشش کریں اور ایسا ماحول پیدا کریں کہ پھر سے لوگ ڈیموکریٹک پروسیس میں یقین کرنا شروع کریں. ہر ایک الیکشن میں پازیٹیو رول ادا کر رہی ہے, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے لوگوں کا, یہ سوچنا ہے. جس طرح میرے دوست طاہر صاحب نے کہا, لوگوں کا بھروسہ ہے جمہوریت پر, ڈیموکریسی پر, وہی بھروسہ ہمیشہ تھا, آج بھی بھروسہ ہے. DDC الیکشنز ہو رہے ہیں, بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لے رہے ہیں, لیکن اس کے بعد پنچایتی جو الیکشن ہوئے ہیں, سرپنچ بنے ہیں ہمارے, پنچ بنے ہیں, یا جو ٹاؤن کے الیکشنز ہوئے ہیں, اس میں پاور جو ہے فائنانشل پاور تک سرپنچوں کو ملے ہیں. لیکن باہر سے یہاں پر کشمیر کے حالات اور باہر جو باقی سٹیٹس ہیں ان کے حالات وہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں کا جو پولیٹیکل جو یہاں کا مسئلہ ہے یہ الگ ہے. لوگوں کو امید ہے, لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہر ایک مسئلے کا حل جو ہے وہ اسی طرح نکلے گا, لیکن لوگ تب ناراض ہو جاتے ہیں جب اس میں سینٹر میں جو بھی پارٹیاں ہوتی ہے, جو رولنگ پارٹیاں, ان کی طرف سے جب منفی رویہ کشمیر کے متعلق ہوتا ہے تو لوگوں کا بھروسہ جو ہے وہ ڈیموکریسی سے بھی ہٹ جاتا ہے, باقی مسئلوں سے بھی. نہیں تو لوگوں کو لگ رہا ہے آج کے الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے لوگ کس طرح حصہ لے رہے ہیں, ایک ایک کانسٹیٹوئنسی سے 20-25 کینڈیڈیٹ کھڑا ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہی لگ رہا ہے لوگوں کو کہ ہم اچھے نمائندے آگے ایوانوں میں بھیجیں گے جو ہماری وہاں پر صحیح نمائندگی کریں گے. یہاں پر صرف مسئلہ ڈیولپمنٹ کا ہی نہیں ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, محکمے ہیں, جو محکمے لگے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ. بعد بیچ میں جو حالات آ رہے ہیں ان کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کی جو ایک رفتار ہوتی ہے وہ دھیمی پڑ جاتی ہے. لیکن جو صحیح نمائندہ صحیح نمائندگی لوگوں کی کرے گا وہ آگے جاتا ہے, بعد میں پھر وہاں اس کو کیا ملے گا وہ چیز دیکھنا ہوتا ہے. اور جمہوریت پر بھروسہ ہے یہاں لوگوں کو, اسی لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. لہٰذا پازیٹیو رول ہر ایک پارٹی کا ہے, وہ کر رہے ہیں پارٹیسپیٹ. ناراضگی تھی, ناراضگی کا جو حل ہے وہ بھی اسی طرح نکلے گا, ہر ایک مسئلے کا حل اسی طرح نکلتا ہے. اگر کوئی بھی پیچیدہ مسئلہ ہو ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ سینٹیمنٹ, آگے جا کر لوگ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اچھے نمائندوں کو آگے بھیجیں جو ہماری صحیح نمائندگی وہاں پر کریں. شوکت صاحب سے اور طاہر صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے بولا کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت اپنا رول نبھا رہی ہے, کیا وہ اچھا ہے کہ برا ہے. تو دیکھیے اور ایک پارٹی ہے یہاں, ایک میں پارٹی کا نام نہیں لوں گا, نہ کسی نیتا کا نام لوں گا. ایک نیتا نے جیسے ہی DDC الیکشنز کے لیے بات اٹھی تو ایک نیتا نے کیا کیا, ایک نیتا نے ایک بات کی جموں میں, کہا کہ جتنے بھی PAGD کے نیتا ہے یا لیڈرز ہیں ان کو جے شری رام بولنا پڑے گا اور ہم بلوا کے ہی رہیں گے. تو مجھے بتائیے اس چیز کے بارے میں, کیا یہ بات جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک نیتا نے بولی, اس بارے میں شوکت صاحب اور طاہر مجید صاحب کیا بولنا چاہتے ہیں؟ مدثر صاحب, کون کیا کہہ رہا ہے یہ اس کی اپنی انڈیویجول رائے ہوتی ہے, کسی پارٹی کی رائے نہیں ہے. کوئی پارٹی نہیں, کوئی سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کسی پارٹی کی طرف سے, کوئی کیا کہے ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, ہم یہ کروائیں گے وہ کروائیں گے, اس پر ہمیں نہیں جانا چاہیے. کیونکہ انڈیا جو ہے یہ دنیا کی
सबसे बड़ी जमहूरियत रखने वाला मुल्क है। यहाँ पर आप देख लीजिए, हर किसी मजहब को, जिसने यह कहा है कि मैं क्या कहूँगा, क्या आपने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाऊंगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप दुनिया में देख लिए, सबसे बड़ा जो हमारा दीनी इदारा है वो इंडिया में ही है, जो देवबंद, जहाँ से लोग तालीम हासिल करके दुनिया के बाकी हिस्सों में जाकर लोगों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। ऐसा जहन रखने वाले लोगों को हमें नहीं देखना चाहिए। हमें अपने मुल्क में देख लेना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो, आप देख ले दिल्ली में जब वो हालात कुछ खराब हुए थे, लेकिन वहाँ पर ऐसे लोग भी निकले हैं जो वहाँ पर माइनॉरिटी के लोग थे, उनके वहाँ पर उनके बचाव में वो निकले, उनको उन्होंने वहाँ पर बचाया। हमें उसकी तरफ, उसकी जहनियत देखकर हमें उसको, उसकी पार्टी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो जहाँ तक जय श्री राम बोलने की बात है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से मेरे भाई ने यहाँ पे बोला कि उन्होंने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोला होगा, उनसे जब भी ये सवाल पूछा गया, मैं फिर एक बार इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ के क्या बोलते हैं इसके, हमारी जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, वो बीजेपी की नहीं है। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब कंपेनिंग कर रहे थे मोदी जी, तब वो बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते थे। लेकिन अब जब वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। एक बात। और दूसरी चीज, बार बार कहा जा रहा है कि भाई ऐसा हुआ, हुकूमत ने ऐसा किया। उन्होंने यहाँ पे डीडीसी पंचायती इलेक्शन राज करके कोई फेवर नहीं किया जा रहा है। मैं फिर बोलूंगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 9 में डायरेक्टिव प्रिंट्स में हर एक गवर्नमेंट के ऊपर ये है कि उसको 5 साल में ये इलेक्शंस करवाने हैं। जैसा कि मुदस्सिर साहब ने ये कहा कि कुछ लोग किसी मजहबी नारे का सहारा लेकर लोगों को उकसाते हैं या भड़काते हैं, तो काउंटर में उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे इन इलेक्शंस में कश्मीर में ही एक ऐसे नेता ही कह सकते हैं वो खड़े हुए हैं। उन्होंने परसों, सबने देखा होगा वीडियो पे, उन्होंने बताया कि अगर मैं एक सीएम का नाम बताया, उन्होंने उनको कलिमा ना पढ़ा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम रियली मुसलमान है तो हमने भी ये सोचना है कि इस्लाम भड़काने की इजाज़त तो नहीं देता। हम इस्लाम के ठेकेदार तो नहीं है कि हम बोलेंगे कोई कलमा नहीं पढ़ाया तो ऐसा होगा। तो वहाँ से भी अगर कोई, चाहे वो बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट हो, whosoever he is, अगर उन्होंने ऐसा कहा, हम इक्वली उसको भी गलत ठहराते हैं और उसको भी जो ये बोलता है कि कलमा पढ़ाएंगे। जो इंडियन स्टेट है वो इसके नुमाइंदे नहीं हो सकते हैं। पार्टी लेवल पे तो ऐसे इश्ताल अंगेज बयानात आ सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि एक मुल्क ये बयान सिटीजन्स को दे रहा है। ये हमने प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटमेंट है, ये इंडियन सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट का स्टेटमेंट है। हमने इसी हद तक, जैसा कि गेस्ट ने भी बताया, कि हमने वो तो एक पार्टी का है, उनकी मजबूरियां हैं कि वो लोगों को हरकत देने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके लिए मुल्क जिम्मेदार नहीं है। चाहे वो बीजेपी स्टेटमेंट दें या कश्मीर में कोई जो भी कट्टर मुस्लिम हो या समझता हो कि वो एक अच्छा मुसलमान है, दोनों की इक्वली मजम्मत होनी चाहिए। Communalism has no place in Indian history, rather in the Indian constitution, rather in the Indian state. So we all regret to say that these are filthy things. You should not say like this in the full quorum. Now, as regards as I say, I am proud to be an Indian Muslim. I am proud to be the Ummati of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He has taught me to respect all religions, whether it is Hindu, Christian, anybody. हमारा ईमान आसमानी तमाम किताबों पे है। हमारा ईमान है कि यहाँ बहुत सारे पैगंबर, हमारे पैगंबर आखिर ज़मान से पहले आए हैं, जिन्होंने बहुत सारी तालीमात दी हैं। We can't say maybe Ram could be one of the ambassadors of the God. It could be like that. Now, question is, it has come from the mouth of Mr. Ravinder Raina, Jai Shri Ram. Jai Shri Ram अगर कोई बोले, हिंदू बोले या मुसलमान, जय श्री राम, राम की जीत हो, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप इस्लाम से खारिज हो गए। अब अगर ये कोई कहता है कि नहीं बाय फोर्स आपको ये पढ़ाएंगे, I don't know under what context people have taken it, but so far I know nothing like that. We are living in a true secular country with secular faith. अगर उससे
आप ये समझते हैं कि उसने कुछ उसमें तंजिया कहा हो या उसने कुछ जबरन कहा हो या उसने कुछ इंसिस्ट किया हो कि ऐसा करना ही लाजमन होगा और आप इसको भारतीय जनता पार्टी से मंसूब करते हैं। आई डोंट नो व्हाट वाज द कंटेस्ट, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर ऐसा इस तरीके से आप समझते हो ऐसा हुआ है, मैं सब लोगों से जमहूरियत पे यकीन रखने वालों को, सेक्युलर कैरेक्टर को अपनाने वाले लोगों को मैं उसकी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा कहना बहुत गुनाह है। यहाँ आप देखिए, nobody is holy cow here. Don't raise fingers unnecessarily. We know every politician here. Of course, if it has touched or if it has hurt the sentiments of the people of Kashmir or people of the Muslim Brethren, I apologize for that. I have all regrets for that. But don't take it for granted that you are all holy cows. No, not at all. नाज़रीन, वक्त की कदर करते हुए हमें आज के प्रोग्राम को यहीं पे रोकना होगा, क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। अगर आपकी कोई राय या मशवरा हो हमारे प्रोग्राम के हवाले से, तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ सकते हैं। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे दी हुई है। दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।